Hello friends and welcome back to another video from Vipin Sharma Biology Tutorials. So in this video we are going to start a very new chapter, that is biological classification. So firstly we have to understand कि आखिर इस chapter के नाम का क्या मतलब है. What is biological classification? Biological जितने भी organisms हैं, जितने भी living organisms हैं, उनको classify करना into convenient categories is called biological classification. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, which one is the most accepted and the recent type of classification, और उस हिसाब से कितनी किंगडम्स हमें मिली, उन किंगडम्स की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट किंगडम मोनेरा which contains all the bacteria. सो मोनेरा में भी हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया की. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट प्रोटिस्टा, then we will talk about fungi. There are two more kingdoms, that is kingdom plantae and kingdom animalia, लेकिन उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे because we have separate chapters for that. We have third chapter kingdom plant and fourth chapter that is animal kingdom, जिसमें हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आएंगे. Now firstly how the organisms are classified, we know that very well that there are some similarities, there are some dissimilarities, राइट. उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में पुट करते हैं. दैट इज नोन एज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो व्हाट आर द रीसेंट अटेम्प्ट्स और व्हाट आर द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे पहले इनिशियल लेवल पे जो क्लासिफिकेशन थी वो स्टार्ट हुई थी और कैसे बढ़ते बढ़ते हम बिल्कुल रीसेंट लेवल पे आ गए, उस पूरे जो है पाथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये देखने के लिए कि साइंस में कितनी डेवलपमेंट हुई है. So the first classification was based on the uses. Okay, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं था साइंटिफिक लेवल पे, कुछ लोग उस टाइम पे गए नहीं थे. At that time there were no resources to check a particular organism on scientific basis on molecular level, so they just used to divide the organisms on the basis of their uses. That yes, this plant is used as food, this plant is used for shelter, this organism is used for this organism is used for fuel. ऐसे करके उन्होंने अपनी जरूरत की जो चीजें हैं, खाना पीना, उस हिसाब से क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन सिंस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. सबके यूजेस हमें आज तक भी नहीं पता. सो यूजेस के हिसाब से क्लासिफाई करना वाज नॉट दैट साइंटिफिक. सो द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. Okay, Aristotle, and I hope you all know Aristotle very well. मतलब जाहिर सी बात है, तुम्हारी मौसी के लड़के तो है नहीं, उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि तुम जानते होगे, लेकिन he is the father of biology, zoology as well, right? So he is the father of biology. So ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया उसको समझना. एरिस्टोटल ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे इन प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकली देखा, जो बिल्कुल छोटे थे, ग्रीन स्टेम दैट आर नोन एज हर्ब्स ऑब्वियसली, देन जो बुशी थे थोड़े बहुत, दोज वर shrubs, and then the large one and the woody ones which are showing secondary growth are trees, राइट. सो मॉर्फोलॉजिकली देख के भी बता सकते थे कि हाँ ये छोटा पौधा है, ग्रीन स्टेम है, दिस कैन बी हर्ब. ओके, कुछ बुशी है, दैट इज श्रब, एंड लार्ज जो थे उनको उन्होंने ट्रीज बोला. दिस इज अबाउट प्लांट्स. एनिमल्स में उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड. ओके, और स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो उन्होंने स्पेसिफाई किया रेड ब्लड. ओके, सो द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग रेड ब्लड आर कॉल्ड एज इनैमा, एंड द ऑर्गेनिज्म in which the red blood is absent, अगर absent है तो A लग जाएगा नाम के आगे, that are known as anemia. Okay, so morphologically plants were divided into herbs, shrubs and trees, and animals are divided into anemia which do not have red blood and enema that will have red blood, right? So उन्होंने इस हिसाब से डिवाइड किया. उतना ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, बट एटलीस्ट इट इज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट. तो आप इसको तो नोट करें ही करें, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी. ओके, सो
ये उन्होंने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया था, बहुत जरूरी हो जाता है जाना। देन अगली जो बात करें, कैरोलस लीनियस के टाइम पे एक जो था अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत फेमस हुआ, दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। Two kingdom classification was very famous at that time. And what are the two kingdoms? You don't have to worry about anything. जिसमें दो किंगडम आ गई, प्लांट्स और एनिमल्स ही होंगे, ज्यादा लोचा स्टार्टिंग में नहीं था। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाद में फिर जब मोर साइंटिफिक बेसिस आए, उस टाइम पर उन्होंने अलग अलग चीजों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। एट द वेरी इनिशियल लेवल ऑल द किंगडम्स वर टू, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, एंड ऑल्सो दीज टू किंगडम्स आर कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, हमने अभी बात की आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच वी विल रीड इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, देयर आर 5 किंगडम्स: मोनेरा, Protista, fungi, plantae and animal. So plantae and animal are still constant because they are very easy to distinguish. Okay, when we look at a tree, we can surely say that it is a plant. When we look at an animal, a mammal, अगर हम dog को देखते हैं, cat को देखते हैं, elephant को देखते हैं, giraffe को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, we can say that yes, it is an animal. So it is very simple to identify a plant or an animal just by looking at it. Okay. मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग चीज हो जाती है, कुछ सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं उनको पहचानना अलग चीज हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज्यादा नॉर्मली बता सकते थे कि भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। तो ये दोनों किंगडम्स थी, हर जगह कांस्टेंट मिलेंगे आपको, राइट। देन कोपलैंड ने मोनेरा वगैरह के बारे में बताया, हैकल ने प्रोटिस्टा के बारे में बताया, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा कांस्टेंट थी। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि इनको आसानी से देख के पता लगा सकते हैं। वी कैन इजीली कंक्लूड एंड वी कैन से विद श्योरिटी दैट यस इट इज अ प्लांट और यस इट इज एन एनिमल। इफ आई विल सी एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन से दैट यस इट इज एनिमल फॉर श्योर, क्योंकि मैं उसके कैरेक्टर से वाकिफ हूं। सो इसीलिए ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट थी, राइट। सो एट द टाइम ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन देयर आर वेरियस डिफिकल्टीज एंड दैट्स व्हाई इट इज डिस्कार्डेड. What are the difficulties? Just by saying that it is a plant, it is an animal, there are various issues. We know that there are some cellular animals, कुछ है जो सेल से बनते हैं एनिमल्स। ओके, हम पॉरीफेरा की अगर बात करें, स्पंजेस, these are cellular, सेल एग्रीगेट प्लान होता है उनके अंदर। सो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस नहीं कर पाया ये सिस्टम। इफ यू विल बी गिवन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, you cannot say whether it is a plant or it is an animal. So it will not fall on both the categories at that time, because how will you conclude? आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पत्ती तो ढूंढोगे नहीं कि हाँ इसमें पत्ती मिलेगी प्लांट होगा, या फिर हाथ पैर नहीं ढूंढोगे। ऑब्वियसली यू हैव टू गो इनसाइड इट, आपको अंदर जाके रिसर्च करनी पड़ेगी कि आखिर इस सेल में क्या है, फिर पता लगेगा वो प्लांट है या नहीं या एनिमल है या नहीं। उस टाइम पे इतना ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ओके, पता नहीं कर पाए थे हम लोग। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को दोनों में से किस में रखें, ये भी कंफ्यूजन थी। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल द मोनेरास और ऑल द बैक्टीरियाज, ओके, वो जो थे वो इन दोनों में से किसी एक किंगडम में होंगे। सो हो सकता है कि कुछ प्रोकैरियोट्स प्लांट में चले गए हों, कुछ प्रोकैरियोट्स एनिमल में चले गए हों। सो देयर इज नो क्लियर और डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोस्कोपिक थे उनको किसी भी कैटेगरी में डाल दिया मन मर्जी से, जो समझ में नहीं आया उनको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके रख देते थे, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिफिक बेसिस नहीं था। ओके, सो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में थोड़ा सा जो है यहां पर पंगा आ गया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंसेस ठीक से पता नहीं कर पाए। द सेकंड वन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ठीक से नहीं पता लगा पाए और उनकी क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाई। देन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे सच एज ग्रीन एल्गी, or we can simply say algae, okay, and non photosynthetic such as fungi, इनको भी साथ साथ रख दिया गया था एक कैटेगरी में। सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, क्योंकि वी कैन पुट द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इनटू अ कन्वीनिएंट कैटेगरी, वी कैन नॉट पुट डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब मैं और लाइक क्लैडोफोरा या फिर क्लामाइडोमोनास, हम दोनों सेम कैटेगरी में नहीं रह सकते, मेरे कैरेक्टर्स अलग हैं, Chlamydomonas is very different from me, right? So I am put in a category with all other human beings. मैं कोई धनिये के साथ नहीं बैठा क्लासिफिकेशन में, क्योंकि मैं और धनिया अलग है भाई।
तो इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पर काफी सारे पंगे आ चुके थे, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ रख दिया, दैट्स व्हाई इट इज डिस्कार्डेड। काफी सारे लिमिटेशंस थी इस क्लासिफिकेशन की। Then many organisms are not classified just because of these reasons. इन reasons की वजह से कुछ organisms ठीक से classify हो ही नहीं पाए, हम बता नहीं पाए whether it is a plant or animal, so we stuck in between. Okay, we are not able to define particularly that yes it is plant, yes it is animal. No, we cannot do that because we do not have any kind of apparatus to find out the differences at very low level. Okay, at molecular level हम उसको पता नहीं लगा पाए. Then उन्होंने देखा कि अब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली देख के काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्लांट और एनिमल बोल के काम नहीं चलेगा. वी हैव टू मेक डिफरेंट कैटेगरीज एंड वी हैव टू गो थ्रू द मॉलिक्यूलर लेवल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव टू पुट देम इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी. फॉर एग्जांपल आर.एच. विटेकर साहब जब आए, उन्होंने अलग से फंजाई को भी रखा बिकॉज दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक, सो दे कैन नॉट बी पुट विद प्लांट्स, सो उन्होंने अलग से कैटेगरी बनाई. राइट, there are prokaryotes such as bacteria which are present in Monera, so all the prokaryotes are present in a different category. Then unicellular eukaryotes which are in Protista are put in different category, and plants और animals जो कि पता लगा सकते थे हम, वो तो अलग थे ही. So हर चीज को बहुत ही clearly define किया गया आने वाले टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी. It is very important to go to the molecular level to understand each and everything, to understand the structure of cell wall, to understand the anatomy of a particular cell, whether nucleus is present or not, whether centriole is present or not, cell wall is present or not. If cell wall is present, it is formed up of cellulose or it is formed of chitin, या फिर वो बनी है सूडोम्यूरिन की. हर चीज का पता लगाया गया एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या किया गया, कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई गई. और आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम पांचों की पांचों किंगडम को बहुत अलग से देखते हैं. So other characters other than morphology को भी consider किया गया. For example, anatomy of a particular cell, some sort of evolutionary relationships, the structure of cell wall, the structure of cell itself, the complexity of cell, whether it is prokaryote or eukaryote, the arrangement of cells, whether it is unicellular or multicellular, सबको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ा गया और उसके बाद एक अच्छी क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें मिली. There is another system of classification known as 3 domains. वो 3 domain जो दिया था कार्ल गूज ने, वो भी पढ़ना जरूरी है. वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा HNCERT लेक्चर्स में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चिपर में क्वेश्चन वहां से उठ के आता है डायरेक्टली, तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. So in the next lecture we will be talking about the R.H. Whittaker system of 5 kingdom classification, and after that we will be talking about Carl Gou's 3 domains. उसके बाद हम चलेंगे अंदर घुसेंगे हम मोनेरा के, देन प्रोटिस्टा, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके, फंजाई को भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में मेनली हम 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी हैव सेपरेट 2 चैप्टर्स फॉर 2 अदर किंगडम्स व्हिच वी विल टेक इनटू डीप मैनर, जिससे कि हम उन्हें अच्छे से समझ पाए. राइट, तो ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा. देयर आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव टू मेमोराइज, ओके, व्हिच विल कम इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर. सो दो स्टेटमेंट्स यू हैव टू रिमाइंड, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जाम में आएंगी और वो पूछी भी जाती. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर श्योर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेक्चर्स. थैंक यू.